बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं कैटजन के चैप्टर नंबर 14 की पार्ट 2 की वीडियो को। इस पार्ट में हमने ग्रुप 1 के ड्रग्स पढ़ने हैं। ग्रुप 1 में हम सोडियम चैनल ब्लॉकर्स को लेके आते हैं। हमने पहले पढ़ा था 5 तरह के ग्रुप्स होते हैं हमारे पास: सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और मिससेलेनियस ग्रुप। ये 5 ग्रुप्स होते हैं। अच्छा, कैसे याद करना है किसको ग्रुप 1 कहते हैं, किसको ग्रुप 2 कहते हैं, इंशाल्लाह हम वीडियो पार्ट 2 की वीडियो में जब हम सारे पढ़ लेंगे तो फिर हम निमोनिक डिस्कस करेंगे कि कैसे याद करते हैं सारों को। अच्छा जी, ग्रुप 1 ड्रग्स में आते हैं हमारे पास सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। सोडियम का काम क्या होता है? आपको डीपोलराइजेशन फेज जो होता है वो सोडियम इन्फ्लक्स की वजह से होता है। एक तो ये बात हो गई। और दूसरा आपको पता है कि सोडियम फनी चैनल्स होते हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता थ्रेशोल्ड तक लेके जाते हैं, लेकिन ये बार सोडियम फनी चैनल्स को इनहिबिट नहीं करता। ये जो मेन आपके पास फास्ट एक्टिंग सोडियम चैनल्स होते हैं मेनली उन्हीं को इनहिबिट कर रहे हैं। ओके ओके बात। जब ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि जो फेज 0 होता है इस पे हमारी कंडक्टेंस डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, जितनी तेजी से डीपोलराइजेशन होगी उतनी ही ज्यादा कंडक्शन वेलोसिटी होगी। तो एक तो बात तय होगी कि कंडक्शन वेलोसिटी को इसने स्लो डाउन करना है। ओके, अब मैं अगर इस एक्शन पोटेंशियल के साथ आपको एक वो बना के दिखा दूं, ईसीजी बना के दिखा दूं, तो ये वो इस तरह से होती है कि ये पहले आपके पास आ गई, ये समझ लो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का बना हुआ है। ठीक है, ये पहले आपके पास पी वेव आ गई, फिर डीपोलराइजेशन के दौरान आपके पास क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, और जब रीपोलराइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो आपके पास टी वेव बनती है। तो एक तो बात है कि जब हमने सोडियम चैनल्स ब्लॉकर्स दिए हैं तो ये डीपोलराइजेशन थोड़ी स्लोली हुआ करेगी, ऐसे होने की बजाय थोड़ी सी ऐसे हुआ करेगी। थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा डीपोलराइजेशन में। इसका मतलब है क्यू आर एस प्रोलॉन्गेशन होगी ग्रुप 1 के सारे ड्रग्स में। जितने भी सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं उनके अंदर क्यू आर एस प्रोलॉन्गेशन होगी। ये बात तो तय हो गई। ठीक है जी, इसी का इफेक्ट, ये वाला इफेक्ट समझ में आ गया। अब हम ग्रुप 1 के ड्रग्स को फर्दर 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इफेक्ट ऑन एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन। ओवरऑल जो एक्शन पोटेंशियल की ड्यूरेशन है उसको कुछ इफेक्ट करते हैं, कुछ नहीं इफेक्ट करते, वो हम देखेंगे। अच्छा, ये है आपके पास क्यू वेव, फिर आगे क्यू आर एस वगैरह, और ये है टी वेव। इनके दरमियान का हम लोग क्या कहते हैं? क्यू टी इंटरवल। क्यू टी इंटरवल बेसिकली एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को शो कर रहा होता है। लंबा एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन होगा तो लंबा क्यू टी इंटरवल हो जाएगा, छोटा एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन होगा तो छोटा क्यू टी इंटरवल हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम कहते हैं वो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, जाहिर बात है सारे सोडियम चैनल ब्लॉकर्स क्यूआरएस प्रोलॉन्गेशन तो करवाएंगे, डीपोलराइजेशन को तो स्लो करवाएंगे। उसके साथ साथ वो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स जो कि एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को भी प्रोलॉन्ग करते हैं उनको हम कहते हैं ये हैं ग्रुप 1A। सही होगी बात। फिर वो वाले जो एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को शॉर्ट करते हैं उनको हम कहते हैं ये हैं ग्रुप 1B। और वो वाले जिनका एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन पे कोई असर नहीं है उसको हम कहते हैं ग्रुप 1C। ओके ओके बात। अब तीनों सब कैटेगरीज में एक एक ड्रग जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसका नाम याद करना है वो मैं आपको बता रहा हूं, फिर आगे जाके इंशाल्लाह आगे भी और नाम भी याद करेंगे। ग्रुप 1A में सबसे अहम नाम याद करना है आपने प्रोकेनामाइड का। ठीक है, प्रोकेनामाइड। ग्रुप 1B में जो सबसे अहम नाम है वो है लाइडोकेन। ओके, और ग्रुप 1C में सबसे अहम नाम है फ्लिकानाइड। ओके ओके बात। अब ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, सॉरी ये जो ड्रग्स हैं, इन्होंने आपके सोडियम चैनल्स पे काम करना है। सोडियम चैनल आपको पता है 3 तरह की स्टेट्स में होता है। रेस्टिंग कंडीशन में कौन सी स्टेट में होता है? एक्टिवेशन स्टेट। एक्टिवेशन स्टेट में ये होता है कि ये अगर हमारा सोडियम चैनल है, इसके मैंने बताया था 2 गेट होते हैं, एक एक्टिवेशन गेट होता है, एक इनएक्टिवेशन गेट होता है। ये एक्टिवेशन गेट क्लोज्ड है और इनएक्टिवेशन गेट ओपन है। सही, ये होता है आपके पास रेस्टिंग स्टेट में। फेज 4 जिसको आप कहते हो उसमें सोडियम चैनल ब्लॉकर इस तरह का होता है। फिर जब डीपोलराइजेशन आती है तो इसमें आपका ये एक्टिवेशन गेट ओपन हो जाता है। तो ये एक्टिवेशन गेट भी ओपन हो गया और इनएक्टिवेशन तो पहले का ही ओपन है। तो ये होती है आपके पास ये जो फेज 0 है इसके दौरान, इसको हम कहते हैं मतलब इसमें ओपन स्टेट। ओके ओके बात। और थोड़ी ही देर बाद जैसे ही मतलब ये ऊपर पहुंचता है तो ये इनएक्टिवेशन गेट क्लोज हो जाता है। तो आपका जो सोडियम चैनल है वो कुछ इस तरह का हो जाएगा कि अभी एक्टिवेशन गेट तो ओपन ही है लेकिन इनएक्टिवेशन गेट क्लोज हो गया है। ओके ओके बात। और इस तरह का रहता है जब तक ये दोबारा वापस ना आ जाए। इसको हम कहते हैं इनएक्टिव स्टेट। पहली होगा आपके पास रेस्ट स्टेट, दूसरी होगी इनएक्टिव स्टेट, और दरमियान में सॉरी दूसरी होगी आपके पास ओपन स्टेट जो कि फेज 0 में होती है, और तीसरी होगी आपके पास इनएक्टिव स्टेट। यहां तक बात समझ में आ गई। अब वो कह रहे हैं कि ये जो रेस्ट स्टेट है ना, एंटी रिदमिक ड्रग्स रेस्ट स्टेट को खास नहीं छेड़ते। इन वाले सोडियम चैनल ब्लॉकर्स को इतना ज्यादा, मतलब सोडियम चैनल ब्लॉकर्स इन वाले सोडियम चैनल्स पे इतना असर नहीं करते। बाकी जो 2 हैं उन पे हमने ज्यादातर असर करना है। इस वजह से एक सिलेक्टिविटी हो जाती है। किस तरह की सिलेक्टिविटी हो जाती है? यार जो आपके नॉर्मल सेल्स हैं
जो आपके वैसे एट्रियम के ये वो नॉर्मल सेल्स जो होते हैं वेंट्रिकल वगैरह के, उनमें आपको पता है ज़्यादातर टाइम तो ये रेस्ट कंडीशन रहती है, सॉलिड डायस्ट्रोक के दौरान रेस्ट कंडीशन रहती है। ठीक है, जो कोई इस्कीमिया के एरियाज होंगे या जिन एरियाज में टेकिकार्डिया आया हुआ है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन वगैरह हो रही हैं, उन एरियाज में ओपन और इनएक्टिव स्टेट ज़्यादा देर रहती है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं ओपन और इनएक्टिव इन दोनों में से कौन सी स्टेट ज़्यादा रहती है? इनएक्टिव, क्योंकि ओपन स्टेट तो सिर्फ डीपोलराइजेशन के दौरान होती है ना, इनएक्टिव स्टेट तो सारा बाकी टाइम इनएक्टिव रहता है। अच्छा भाई, एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा, यार ये इनएक्टिवेशन स्टेट कब तक इनएक्टिवेशन स्टेट में रहती है? ये कब जाके रेस्ट वाली कंडीशन में दबाई जाती है, यानी कब जाके इसका इनएक्टिवेशन गेट खुलता है और एक्टिवेशन गेट बंद होता है? सारी बात है, रेस्टिंग मेन पोटेंशियल में ये कंडीशन है और एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन के दौरान ये कंडीशन है, तो इसका मतलब एक्शन पोटेंशियल खत्म होने के द्वारा ये आएगी ना। तो भाई आपका सोडियम चैनल इस स्टेट में इनएक्टिव स्टेट में रहता है जब तक मेम्ब्रेन का पोटेंशियल दोबारा -85 ना हो जाए। जब -85 हो जाता है तो आपका ये दोबारा से इनएक्टिवेशन गेट क्लोज, एक्टिवेशन गेट इनएक्टिवेशन गेट ओपन और एक्टिवेशन गेट क्लोज, ये वाली कंडीशन बन जाती है। सही। अगर मैं थोड़ा मजीद डिटेल से आपको बताऊं, वैसे इतना जानना जरूरी नहीं है लेकिन वैसे इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ, जब ये नेगेटिव हो रहा होता है ना, होते 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 जब ये -50 के करीब पहुँचता है तो उस वक्त आपका ये एक्टिवेशन गेट क्लोज हो जाता है, और जब ये -85 के करीब पहुंचता है तो आपका इनएक्टिवेशन गेट ओपन हो जाता है। जब इनएक्टिवेशन गेट ओपन हो जाएगा तो हम कहेंगे अब आपका सेल अब आपका जो ये है चैनल ये रेस्ट कंडीशन में आ गया है, अब रिफ्रैक्टरी पीरियड से हम निकल गए हैं। रिफ्रैक्टरी पीरियड वो दौरानिया होता है जिसमें इनएक्टिवेशन गेट क्लोज्ड होता है, ये वो दौरानिया होता है जिसमें कुछ स्टिमुलस आ भी जाए तो सोडियम इन्फ्लक्स नहीं होता, क्योंकि इनएक्टिवेशन गेट कभी भी स्टिमुलस से नहीं खुलता, इनएक्टिवेशन गेट हमेशा चार्ज के नेगेटिव होने पे ही खुलता है। सही है, तो अमूमन ये आपके पास ये जो फेज 3 है इसके एंड में जाकर खुलता है। तो यानी कि रिफ्रैक्टिव पीरियड जो इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड है वो यहाँ तक तकरीबन होता है, इसके एंड तक तकरीबन होता है। इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड के नाम से आपने घबराना नहीं है, ये वो जो होता है ना रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड उसका दूसरा नाम है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड वो होता है जिसमें कोई भी स्टिमुलस आए तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता, और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड वो होता है जिसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस आएगा तो जनरेट होगा, सिंपल थ्रेशोल्ड वाले स्टिमुलस जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो यहां तक तो रहता है आपके पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, या आप कहते हो इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, यानी कि जो मर्जी स्टिमुलस आ जाए हमने कॉन्ट्रैक्शन नहीं करनी। और इसके बाद थोड़ी देर तक आपके पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड रहता है, यानी यहां तक वो वाला टाइम है जिसमें कुछ चैनल्स जो रेस्ट में जा चुके हैं, कुछ नहीं गए। तो ऐसी कंडीशन में अगर सिर्फ थ्रेशोल्ड के बराबर स्टिमुलस आएगा तो एक्शन पोटेंशियल नहीं बनेगा, अगर थ्रेशोल्ड से भी बहुत ज्यादा स्टिमुलस आ गया तो एक्शन पोटेंशियल बहरहाल बन जाएगा। ओके, बाकी तो हमने काफी सारा इसको डिस्कस कर लिया, इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड वगैरह सारा डिस्कस कर लिया। अब मैं ये बात कर रहा था कि आपको जो ड्रग्स होते हैं वो रेस्ट कंडीशन में तो काम करते नहीं है, ओपन और इनएक्टिवेटेड स्टेट पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इनकी सिलेक्टिविटी। और कौन से वाले ज़्यादा सिलेक्टिव होते हैं? 1B ड्रग्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा सिलेक्टिव होते हैं, यानी कि लाइडोकेन वगैरह। लाइडोकेन बहुत ही सिलेक्टिव होता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो ये ज़्यादातर इस्कीमिक टिश्यू वगैरह पे काम करेगा, जहाँ पे टैकीकार्डिया हो रहा है या कोई एक्टोपिक पेसमेकर बना हुआ है। एक्टोपिक पेसमेकर मतलब क्या है कि ऐसे ही कोई एट्रिया का कोई मसल पेसमेकर बना हुआ है, शोखा हुआ पड़ा है, तो ये उसको रोकेगा। 1B। वैसे 1A जो है और 1C जो है वो भी ज़्यादा काम इन पे ही करते हैं, लेकिन 1B तो बहुत ही सिलेक्टिव है अपने इस करतूत में। ओके हो गई बात। तो वह कह रहे हैं यूजफुल सोडियम चैनल ब्लॉकिंग ड्रग्स बाइंड टू देयर रिसेप्टर्स रेडिली when the channel is in open and inactivated। ठीक हो गया। एंड मच लेस readily when it is fully repolarized and resting। इस कंडीशन में तो बहुत थोड़ा लगते हैं, इन कंडीशन में बहुत शौक है हमें उसके साथ चिपकने का। therefore these antiarrhythmic drugs block channels in abnormal tissues more effectively। ठीक है जी, इस्कीमिक टिश्यू पर ज्यादा इफेक्टिवली ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको हम कहते हैं यूज डिपेंडेंट ड्रग्स या फिर स्टेट डिपेंडेंट ड्रग्स। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर स्टेट के साथ ज़्यादा अफिनिटी रखते हैं, ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं, तो ये होगा आपके पास स्टेट डिपेंडेंट ड्रग्स होते हैं। अब जनाब वाली फास्ट टैकीकार्डियाज में हमने खासतौर पर इनको इस्तेमाल करना है, क्योंकि टैकीकार्डियाज में जो चैनल होते हैं वो ज़्यादातर इन्हीं स्टेट्स में रह रहे होते हैं, तो उनकी पोजीशन जाके बड़ा ज़बरदस्त किस्म का असर करना है। अब हम ओवरऑल हमने जो ग्रुप 1 को डिस्कस करना था वो कर लिया। अब इसकी जो फर्दर क्लासेज है ना, यानी कि ग्रुप 1A, ग्रुप 1B, ग्रुप 1C, उनको हम थोड़ा खोल कर डिस्कस कर लेते हैं। जनाबी वाली पहली क्लास आती है आपके पास ग्रुप 1A। इसका प्रोटोटाइप यानी कि जो मिसाली ड्रग है वो है प्रोकेनामाइड। अच्छा, कुछ बुक्स में जैसे कि लिपिनकॉट में, कैप्लन वगैरह में, उन बुक्स में क्विनिडीन को भी प्रोटोटाइप कहा हुआ है।
ठीक है, लेकिन हम जो कि कैटजन को फॉलो कर रही हैं तो हम कहेंगे जी प्रोटोटाइप ड्रग है हमारे पास प्रोकेनामाइड। प्रोटोटाइप का मतलब होता है ऐसा ड्रग जो कि इस ड्रग ग्रुप को सबसे अच्छा रिप्रेजेंट करता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव। ठीक होगी बात। अच्छा जी, वो हो गया प्रोटोटाइप। उसके अलावा टोटल 3 नाम याद करने हैं आपने इस कैटेगरी में, प्रोकेनामाइड, क्विनिडीन, डायसोपारामाइड। ठीक है, 2 तो माइड माइड पे एंड हो रहे हैं और एक आगे क्विनिडीन। प्रोकेनामाइड, क्विनिडीन, डायसोपारामाइड। और एक और ड्रग है, बड़ा शोखा सा ड्रग है, वो है एम्यूडारॉन। लेकिन ये एम्यूडारॉन जो है ये बड़ा ही स्पेशल ड्रग है, बड़ा खास तबाही किस्म का ड्रग है। इसके ग्रुप 1 वाले एक्शंस भी होते हैं, ग्रुप 2 वाले भी होते हैं, ग्रुप 3 वाले भी होते हैं, ग्रुप 4 वाले भी होते हैं। कैसा फिर? ठीक है, वैसे हम इसको ग्रुप 3 का ड्रग मानते हैं, कैटेगराइज ग्रुप 3 में करते हैं, लेकिन इसके कुछ ना कुछ ग्रुप 1 वाले एक्शंस भी हैं। अच्छा जी, अब एक बात याद करो, ये जो ग्रुप 1 के ड्रग्स थे इनको हमने कैटेगराइज किया था ग्रुप 1 ए बी सी पे। हमने कहा था ग्रुप 1 ए वो होते हैं जो कि एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को बढ़ाते हैं, ग्रुप 1 बी वो होते हैं जो कि एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को शॉर्ट करते हैं, और ग्रुप 1 सी वो होते हैं जो कि एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन पे कोई असर नहीं रखते। तो यानी कि ग्रुप 1 ए वो वाले ड्रग्स है जिन्होंने एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को बढ़ाना है। तो ये कैसे बढ़ाते हैं एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को? बेसिकली ग्रुप 1 ए ड्रग्स जो होते हैं वो ना सिर्फ सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं बल्कि पोटेशियम चैनल्स को भी ब्लॉक करते हैं। और चूंकि पोटेशियम चैनल्स आपकी रीपोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, तो जैसे ही पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक करेंगे इसका मतलब ये है कि रीपोलराइजेशन देर से होगी। रीपोलराइजेशन देर से यानी कि अभी ऐसे हो रही है ना, तो समझ लो रीपोलराइजेशन फिर ऐसे होगी, इतनी देर से जाके होगी। एक बात है, रीपोलराइजेशन देर से होगी, इसका मतलब है एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन लॉन्ग हो जाएगा, और इसका ये भी मतलब है कि इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड भी इंक्रीज कर जाएगा। सही होगी बात। तो ये काम करते हैं 1A सारे। एम्यूडारॉन भी एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को प्रोलॉन्ग करता है, बल्कि एम्यूडारॉन तो सबसे ज़्यादा प्रोलॉन्ग करता है। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को प्रोलॉन्ग सबसे ज़्यादा एम्यूडारॉन करता है। बड़ा तेज है यार। आपको याद है जितना लंबा एक्शन पोटेंशियल उतना लंबा QT इंटरवल, तो ये लॉन्ग QT भी कॉज करते हैं। ये इसकी टॉक्सिसिटी है, थोड़ी आगे जाके पढ़नी है हमने, लेकिन मैं तो पहले आपको एक मैंने ट्रेलर दे दिया इसका। यार एक मजे की बताता हूँ मैं आपको, थोड़ी सी मतलब एक्स्ट्रा बातें हैं। ये प्रोकेनामाइड का जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, तो ये ब्रेक करता है, मतलब इसका एक मेटाबोलाइट है एन एसेटाइल प्रोकेनामाइड। ठीक है, नापा भी कहते हैं हम उसको, एन एसेटाइल प्रोकेनामाइड। सही होगी बात। ये जो नापा है ना, मेनली ये होता है जो कि पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक कर रहा होता है। प्रोकेनामाइड बजाते खुद सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर रहा होता है, और इसका जो मेटाबोलाइट है नापा वो पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक कर रहा होता है। इस वजह से हम कहते हैं प्रोकेनामाइड या ग्रुप 1 ए वाले ड्रग्स जो होते हैं वो पोटेशियम चैनल ब्लॉकिंग एक्टिविटी भी रखते हैं और सोडियम चैनल ब्लॉकिंग एक्टिविटी भी रखते हैं। ये वैसे मैंने यहाँ पे नहीं लिखी हुई बात, मैं नहीं कर सकूँगा, लेकिन मैंने वैसे आपको बात बता दी है। आगे चलते हैं जी, हमारे पास ग्रुप 1B की तरफ आते हैं। ग्रुप 1A वो वाले थे जिन्होंने एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को प्रोलॉन्ग किया है। ग्रुप 1B वो वाले हैं जो कि एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को शॉर्ट करते हैं। ओके होगी बात। और इसमें जो नाम याद किया था आपने वो था लाइडोकेन। इसका प्रोटोटाइप है लाइडोकेन। लाइडोकेन हमेशा इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर ही देते हैं। अच्छा, आपको ना ड्रग किस फॉर्म में देते हैं इससे थोड़ा बहुत इस बात का भी आइडिया होता है कि ये ड्रग किस तरह के यूजेज में इस्तेमाल होता है। अमूमन जो ड्रग्स इंट्रावेनसली देते हैं ना, वो आपके पास एक्यूट कंडीशंस और इमरजेंसी कंडीशन में यूज होता है, कभी भी उनको क्रोनिक कंडीशन में नहीं देते। और जो ड्रग्स ओरली यूज हो रहे होते हैं ना, वो क्रोनिक कंडीशन के लिए बेहतर होते हैं, क्योंकि दारी बात है, अगर आपने बाबा जी से कहना है कि या चलो सारा है आपने कहना है कि जी अब आपने अगले 1 महीने ये दवाई लेनी है, तो वो अगले 1 महीने बेचारी रोज ये इंजेक्शन लगाती रहेगी, तो इंजेक्शन तो मुश्किल है ना काम उसके लिए। तो अमूमन इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर ड्रग्स जो होते हैं ना, वो क्रोनिक कंडीशन में यूज नहीं होते। तो सेम केस आपके लाइडोकेन के साथ है, लाइडोकेन भी क्रोनिक कंडीशन में यूज नहीं होता। हाँ, इस कैटेगरी का एक और ड्रग है जिसका नाम है मैक्सिलिटिन। ठीक है, ये मैक्सिलिटिन कह लो। ये मैक्सिलिटिन जो होता है ये एक ओरल फॉर्म का ड्रग है। एक्शन इसके सिमिलर ही है, लेकिन ये एक ओरल फॉर्म का ड्रग है। और ग्रुप 1B के बारे में सबसे अहम बात जो आपने याद रखनी है वो क्या थी, कि ये सबसे ज़्यादा सिलेक्टिव होता है। इट इज़ वेरी वेरी सिलेक्टिव, वेरी वेरी सिलेक्टिव, वेरी वेरी सिलेक्टिव। ओके होगी बात। अच्छा, अब आप एक बात सोच रहे होंगे, यार ग्रुप 1B एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को शॉर्ट कर रहे हैं। शॉर्ट कैसे करते हैं? बेसिकली ये आपके जो स्लो एक्टिवेटिंग सोडियम चैनल्स होते हैं उनको मतलब सोडियम चैनल्स को इनहिबिट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये अगर आप ग्राफ देखो ना, तो एक तो बात आपको पहले समझ में आनी चाहिए, जितने भी सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं सारे डीपोलराइजेशन फेज को स्लो करेंगे। तो ये वाला ग्राफ इन्होंने बनाया हुआ है नॉर्मल, ये थी नॉर्मल डीपोलराइजेशन। अब आपने जब सोडियम चैनल ब्लॉकर्स दिए तो डीपोलराइजेशन जो है वो थोड़ी स्लो हो गई है। समझ में आ गई बात? ठीक है, ग्रुप 1A ने तो एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को प्रोलॉन्ग कर दिया, ये रेड वाला कर्व। ग्रुप 1B जो है वो देखो येलो वाला कर्व है, एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को
शॉर्ट कर रहे हैं, और ग्रुप 1C जो है वो एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को नॉर्मल ही रखता है। अब ग्रुप 1B जो है वो एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को शॉर्ट रख रहे हैं। सोडियम चैनल्स के जो थोड़ी देर बाद एक्टिवेट हो रहे होते हैं उनको ये रोकते हैं, और करते करते ये अल्टीमेटली एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को शॉर्ट कर देते हैं। लेकिन आप ये बात सोचोगे कि अगर एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन शॉर्ट हो गया तो एरिथमिया के चांसेस तो और ज़्यादा हो गए। एरिथमिया बेसिकली यही होता है ना, कोई टॉपिक पेसमेकर वगैरह होता है, भाई एक पोटेंशियल खत्म हुआ था, इतने में एक और बन गया, एक और बन गया, या कोई प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर बीट्स होती हैं, इस तरह की करतूती होती है ना। तो अगर एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को शॉर्ट कर दिया तो करतूतों के चांसेस तो बढ़ गए। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं बढ़ते करतूतों के चांसेस? क्योंकि ये एक खास काम कर रहा है। ये एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को शॉर्ट करता है लेकिन इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड को शॉर्ट नहीं करता। हालांकि पहले हमने कहा था इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड एक्शन पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, जितना लंबा एक्शन पोटेंशियल उतना लंबा इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। क्योंकि जैसे ही ये वापस आएगा, ये अपने नॉर्मल कंडीशन में आएगा, तो आपका जो सोडियम चैनल्स हैं वो इनएक्टिव स्टेट से रेस्टिंग स्टेट में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन 1B क्या करता है, ये इन सोडियम चैनल्स को स्लो करता है। इनकी जो वापस कंडीशन में आना ना, इस वाले काम को स्लो करता है। तो समझ में ये किस तरह के सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। यहाँ तो सोडियम चैनल को ब्लॉक कर ही रहे थे, यहाँ सोडियम चैनल का इनएक्टिवेशन स्टेट से रेस्टिंग स्टेट में आने को भी ब्लॉक करते हैं। तो ऑल्दो एक्शन पोटेंशियल जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन सोडियम चैनल्स अपनी रेस्टिंग स्टेट में जल्दी नहीं आ पाते। इस वजह से बल्कि कई दफा तो सोडियम चैनल्स को इतना ब्लॉक कर देता है कि इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड उल्टा बढ़ जाता है। तो ऑल्दो एक्शन पोटेंशियल जल्दी खत्म हो गया, एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन शॉर्ट हो गई, इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड फिर भी बढ़ जाता है। और इसका फायदा ये होता है कि जब इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड बढ़ गया तो इसका मतलब ये है कि वो दौरानिया जिसमें कोई और एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हो सकता, वो दौरानिया बढ़ गया, ठीक है। डायास्टोल का दौरानिया बढ़ गया, रिलैक्सेशन का दौरानिया बढ़ गया। तो सारी वजह जब डायास्टोल का दौरानिया बढ़ता है तो उसमें एरिथमिया के चांसेस कम हो जाते हैं। बेस्ट हो गया। ओके ओके बात, ये वाली बातें जो यहाँ पर डिस्कस की हुई थी। लाइडोकेन के बारे में एक बात बताना भूल ही गया। लाइडोकेन भाई जो है ना, इफेक्टिव बहुत ज्यादा, टॉक्सिक बहुत थोड़े। जबरदस्त, कितना अच्छा ड्रग है ना। इफेक्टिविटी में एंटी एरिथमिक ड्रग इफेक्ट इसका बहुत अच्छा होता है, लेकिन टॉक्सिसिटी में ये बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा कम इसकी टॉक्सिसिटी होती है। और ये आपके चूंकि नॉर्मल सेल्स को ज़्यादा सिलेक्टिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं ये, ठीक है, इसलिए नॉर्मल सेल्स को खास इफेक्ट नहीं कर रहे होते, इसलिए ईसीजी पे भी इनके खास असरात नहीं होते, बहुत थोड़े इफेक्ट्स होते हैं इसकी ईसीजी पे। उसके अलावा फेनेटोइन भी एक ग्रुप 1B का ड्रग है, और ये खास तौर पे डिजिटलिस इंड्यूस्ड एरिथमियाज को कम करने में रोल प्ले कर सकता है। ओके होगी बात। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास 1C वाले ड्रग्स। 1C वाले ड्रग्स में जो सर फहरिस्त नाम है आपके पास वो था फ्लिकेनाइड। और 1C वाले ड्रग्स जो होते हैं वो एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन पे कोई असरात एज सच नहीं रखते, लेकिन सारी वजह सोडियम चैनल ब्लॉकर्स तो हैं, इसलिए डीपोलराइजेशन को तो ये स्लो करेंगे, इसलिए QRS ड्यूरेशन को तो बहरहाल इन्होंने इंक्रीज करना ही करना है। अच्छा जी, वो कह रहे हैं दीज ड्रग्स हैव नो इफेक्ट ऑन वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन। जब एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन पे कोई असर नहीं होगा तो इसका मतलब है कि QT इंटरवल पे भी कोई असर नहीं होगा। इस ड्रग के कोई बहुत ज़्यादा क्लिनिकल यूज़ हमारे पास नहीं है। खैर नहीं, अभी हम मज़े की बात बताऊँ, इन सारे ड्रग्स को हमने दोबारा पढ़ना है। पता नहीं ये लोग किस तरह से किताब लिखते हैं। बहरहाल अभी इन्होंने इन सारे सब ग्रुप्स का एक आपको ओवरव्यू दिया है, ठीक है, कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। अब इन ड्रग्स को थोड़ा सा मजीद डिटेल से हम पढ़ने लगे हैं। तो ग्रुप 1A में 3 ड्रग्स थे, प्रोकेनामाइड, क्विनाइडिन, डायसोपैरामाइड। प्रोकेनामाइड के बारे में कह रहे हैं कि तकरीबन सारे किस्मों के एरिथमियाज हो, चाहे एट्रियल हो चाहे वेंट्रिकुलर हो, सारे एरिथमियाज के लिए प्रोकेनामाइड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि प्रोकेनामाइड जो है ना वो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग नहीं होता, इसकी कुछ टॉक्सिसिटीज़ होती हैं। ये आपके पास नंबर 1 हाइपोटेंशन कॉज करवाता है, नंबर 2 लूपस एरिथेमेटोसस लाइक सिम्टम्स कॉज करवाता है। इसकी वजह से प्रोकेनामाइड आपके पास फर्स्ट लाइन नहीं होता, सेकंड या थर्ड लाइन ड्रग होता है। फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन मतलब इससे जो बेहतर होते हैं हमारे पास लाइडोकेन और इम्यूडारॉन, इससे बेहतर ड्रग्स माने जाते हैं। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा बिग कैटरिंग की तरफ, ताकि इन बातों को हम थोड़ा सा बेहतर तरीके से पढ़ लें। यहाँ पे बातें इतनी कॉम्प्लेक्स लिखी हुई हैं, तो ये जब आपने पढ़ना ना तो एक एक लाइन याद करनी है आपने, क्योंकि बहुत जरूरत बातों को ना कॉम्पैक्ट करके लिखा हुआ है। तो हम आते हैं अपने प्रोकेनामाइड भाई की तरफ। प्रोकेनामाइड के थेराप्यूटिक यूजेस में देखा जाए तो वो कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म यूज तो आपने इसका अवॉइड करना है बिल्कुल, और मोस्ट एट्रियल वेंट्रिकुलर एरिथमिया को यूज कर सकते हैं। प्रोकेनामाइड इज द सेकंड और थर्ड चॉइस इन मोस्ट कोरोनरी यूनिट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सस्टेन्ड वेंट्रिकुलर एरिथमियाज। एक तो बात यह, अगर किसी को मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुआ है और उसके बाद सस्टेन्ड वेंट्रिकुलर एरिथमियाज हैं, तो इस लॉन्ग टर्म यूज़ में आप प्रोकेनामाइड को मतलब सेकंड या थर्ड लाइन पे यूज़ करते हैं, क्योंकि ये लूपस एरिथेमेटोसस। अच्छा, ये टॉक्सिसिटी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है।
लूपस लाइक सिम्टम्स कॉज करने वाला ना आपके टोटल 3 तरह के ड्रग्स हैं। यहाँ पे मैंने कहीं पे लिखे थे, हाइड्रोलाजिन ऐसा नहीं होता, पहले हम पढ़ चुके हैं, ये वेज़ोडाइलेटर होता है हाइड्रोलाजिन, ठीक है। और आगे जाके अभी आप एक ड्रग पढ़ोगे आइसोनियाजिड, और तीसरा ड्रग प्रोकेनामाइड। तो जब भी फार्माकोलॉजी में कोई लूपस लाइक सिम्टम्स कॉज कर रहा हो ना, तो इन 3 ड्रग्स में से कोई होगा। बेस्ट होगी बात, हाइड्रोलाजिन, आइसोनियाजिड, प्रोकेनामाइड। प्रोकेनामाइड ने आपके पास जो इसकी टॉक्सिसिटी है मैं बता रहा हूँ यार, अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद आता है ना क्विनिडीन, इसकी भी टॉक्सिसिटी अच्छे से याद रखनी है। ये कॉज करवा रहा है आपके पास सिंकोनिज्म। सिंकोनिज्म में हेडेक होता है, वर्टिगो होता है और टेनाइटिस होता है। टेनाइटिस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जब आप देख लोगे तो आपने फौरन, क्योंकि हेडेक वगैरह तो थोड़ी सी जनरल टर्म है ना, जब टेनाइटिस आ जाएगा तो आपने फौरन समझ जाना है कि भाई सिंकोनिज्म हुआ है। उसके अलावा कार्डियक डिप्रेशन हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल अपसेट हो गया, ऑटो इम्यून रिएक्शंस हो गए, ये सब कुछ कॉज कर रहे होते हैं क्विनिडीन। क्विनिडीन को भी हम क्लिनिकली बहुत कम ही कभी यूज़ करते हैं। इतने ढेर सारी तो टॉक्सिसिटीज पढ़ा दी है, तो फिर यूज़ हमने क्या इसको खाक करना है। और टॉक्सिसिटी बताऊँ इसकी मैं आपको, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी कॉज करता है, एंजियोडेमा, एडेमा, फीवर, ये सारा कुछ यूज़ कर रहा है। लेकिन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से कह रहे हैं कि रेयरली यूज़ किया जाता है इसको, सिर्फ हम ब्रूगाडा सिंड्रोम, ओहो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ब्रूगाडा सिंड्रोम में यूज़ करते हैं क्विनिडीन को। अब ब्रूगाडा सिंड्रोम क्या है, इतना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो नहीं है बात, लेकिन ब्रूगाडा सिंड्रोम में एक कंडीशन होती है जिसमें बहुत ज़्यादा हार्ट रेट इंक्रीज़ कर जाता है। तो अगर ब्रूगाडा सिंड्रोम में आपको कोई और हल समझ ना आ रहा हो तो आप उसको क्विनिडीन दे दो, ओके। और तीसरी तरह का आता है हमारे पास डाइसोपैरामाइड। डाइसोपैरामाइड के बारे में अहम बात यह है कि ये एट्रोपिन लाइक इफेक्ट्स रखता है, यानी कि ये एंटी मस्करिनिक लाइक इफेक्ट्स भी रखता है, इसलिए हम इसको आमतौर पर यूज़ नहीं करते। एंटी मस्करिनिक इफेक्ट्स के वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करना, यूरिनरी रिटेंशन कॉज करना, ड्राई माउथ वगैरह कॉज करना, तो इस तरह के इफेक्ट्स रखता है। तो जारी बात है, चूँकि ये एंटी मस्करिनिक इफेक्ट्स रखता है, इसकी वजह से हार्ट फेलियर वगैरह कॉज हो सकता है, तो हम इसको भी क्लिनिकली ऐसा जितना कोई पसंद नहीं करते, इतना यूज़ नहीं करते, ये बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने। तो डायसोपैरामाइड इज अप्रूव, सिर्फ वेंट्रिकुलर एरिथमियाज के लिए डायसोपैरामाइड को अप्रूव किया जाता है। और चूंकि 1A के ड्रग्स क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करते हैं, इसलिए डॉर्साइटिस डी पॉइंटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो भी एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को प्रोलॉन्ग करेंगे उन सब में टॉर्साइटिस डी पॉइंटिस के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन हैरत की बात यह है कि ऑल्दो एम्यूडारॉन ने सबसे ज्यादा प्रोलॉन्गेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल की थी, लेकिन एम्यूडारॉन से टॉर्साइटिस डी पॉइंटिस नहीं होता। यार क्या कमाल ड्रग है एम्यूडारॉन, बेहतरीन हो गया, ठीक है। हाइपरकैलेमिया जो है वो टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करता है, ये सिर्फ 1A की नहीं, सारे ग्रुप 1A, 1B, 1C, इन तीनों में हाइपरकैलेमिया जो होता है वो टॉक्सिसिटी को बढ़ाता ही है। ओके के बाद ट्रीटमेंट करने के लिए अगर ओवरडोजेज हो गई है तो एक तो हम सोडियम लैक्टेट यूज करते हैं और दूसरा सिंपैथेटोमिमेटिक्स कॉज करते हैं, क्योंकि आपको याद होगा प्रोकेनामाइड हाइपोटेंशन कॉज कराता है, तो हाइपोटेंशन को ट्रीट करने के लिए सिंपैथेटोमिमेटिक्स दे देते हैं हम, ओके। और एरिथमियाज वगैरह को रोकने के लिए सोडियम लैक्टेट, तो ये बातें दो याद रख लें, सोडियम लैक्टेट और सिंपैथेटोमिमेटिक्स देते हैं इनकी टॉक्सिसिटी को रोकने के लिए। फिर आते हैं हम ग्रुप 1B ड्रग्स की तरफ। लाइडोकेन, जो कि आपके पास कह लो फर्स्ट लाइन ड्रग होता है। अगर किसी को मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ है और उसके बाद वेंट्रिकुलर रिदम, खास तौर पे लाइडोकेन का जो ताल्लुक है ना वो वेंट्रिकुलर चीज़ों के लिए होता है। उसकी वजह यह है कि हमने कहा था 1B जो होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा सिलेक्टिव होते हैं ओपन इनएक्टिव स्टेट के लिए। अब बात यह है जो वेंट्रिकल होते हैं ना उनमें एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा लॉन्ग होती है, तो ना सिर्फ ये स्कीमा वगैरह के लिए बहुत सिलेक्टिव होते हैं, बल्कि अगर आप पूछो एट्रियल और वेंट्रिकल में से किस पर ज़्यादा असर करेंगे तो वेंट्रिकल्स पर ज़्यादा असर कर रहे होते हैं, इसलिए वेंट्रिकुलर एरिथमिया में खासतौर पर हम लाइडोकेन को यूज़ करते हैं। ओके होगी ना बात, वेंट्रिकुलर एरिथमिया में खासतौर पर इसको आपने यूज़ करना है। और मायोकार्डियल इंफार्क्शन के बाद जब वेंट्रिकुलर एरिथमिया हो रहा है तो यूज़ कर रहे हैं। अब वो बता रहे हैं कि एट्रियल एरिथमिया में ये इतने रिस्पॉन्सिव नहीं होते और लाइडोकेन को हमेशा IV या IM ही देना होता है हमने। अगर कोई आपसे पूछ ले कि हम इसको क्यों नहीं दे सकते ओरली, तो उसकी 2 कॉजेज होती हैं। नंबर 1 कॉज आपने कहना है कि इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है, तो अगर आप इसको ओरली दोगे तो ये ब्लड तक बेचारा पहुँच नहीं पाएगा, वो जो लिवर मोहतरम होते हैं वो सारे ड्रग को ख़राब कर देंगे, ठीक है जी। और दूसरा आपने ये भी कहना है कि ना सिर्फ ख़राब करते हैं बल्कि लाइडोकेन के जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो उल्टा टॉक्सिक होते हैं, तो इस वजह से लाइडोकेन को हम ओरली तो बिल्कुल नहीं देते थे, भूल के भी कभी ना देना, ठीक है। क्रोनिक ट्रीटमेंट्स में लाइडोकेन को हम कभी भी यूज़ नहीं करते, ओके होगी बात। और इसका जो ओरल फॉर्म थी वो कौन सी थी, मैक्सिलिटिन। मैक्सिलिटिन को बार यूज़ कर लेते हैं। अच्छा अब यहाँ पर देखो एक लफ्ज़ लिख दिया उन्होंने कि सर इसकी एक तो ये क्रोनिक एरिथमियाज कॉज कर देता है, नहीं सॉरी उन्होंने कहा कि एक तो इट कैन बी गिवन फॉर क्रोनिक एरिथमियाज और दूसरा वो कह रहे हैं एंड फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ न्यूरोपैथिक पेन। ऐसे बस मासूमियत से लिख दिया उन्होंने, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रॉपर ये पॉइंट है कि पेन कौन सी, डायबिटिक न्यूरोपैथी और नर्व इंजरी। मैक्सिलिटिन हैज शोन सिग्निफिकेंट एफिकेसी इन रिलीविंग क्रोनिक पेन
डायबिटिक न्यूरोपैथी। अच्छा, अब अगर आपको सवाल आ जाए कि एक तो आपने ये 1 बी का ड्रग देना है, कौन सा 1 बी का ड्रग है जो कि डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए अच्छा है, आप बता दोगे मैक्सिलिटन। सही के बाद, और एक इंटरेस्टिंग बात मैक्सिलिटन के बारे में ये भी है, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम को ट्रीट कर रहा है, क्योंकि हमने कहा है सब ग्रुप 1 बी जो होता है वो एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को शॉर्ट करता है, तो लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम को ट्रीट करने में भी ये रोल प्ले करता है। टोसाइटिस डी पॉइंटस हुआ हो और आपने ग्रुप 1 का ही कोई ड्रग देना हो तो कौन सा देंगे, मैक्सिलिटिन। ओके ओके बात, होप सो 1 बी में और कोई बात नहीं रहेगी डिस्कस करने वाली। टॉक्सिटीज बताई हुई उन्होंने कि ओवरऑल देखा जाए तो लाइडोकेन और मैक्सिलिटिन जो होती हैं वो एक तो लोकल एनेस्थेटिक टॉक्सिटी कॉज करते हैं, जिसमें जारी पता है वो सीएनएस को मतलब के कन्वर्जेंस वगैरह कॉज कर रहे होंगे। दूसरे नंबर पे कार्डियोवैस्कुलर डिप्रेशन करेंगे, जाहिर बात है सोडियम इनहिबिटर्स हैं वो कार्डियोवैस्कुलर डिप्रेशन ही कॉज कर सकते हैं। तीसरे एलर्जी, चौथा एरिथमियास, वो भी एक ही तरह की बात हो गई। तो ये 4 टॉक्सिसिटीज आपने ओवरऑल ध्यान में रखनी लाइडोकेन और मैक्सिलिटिन की। लोकल एनेस्थेटिक लाइक इफेक्ट्स हो गए, दूसरा कार्डियोवैस्कुलर डिप्रेशन हो गया, तीसरा एलर्जी हो गई, चौथा एरिथमियाज हो गए। ओके आगे चलें। हाइपरकिलेमिया टॉक्सिसिटी को बढ़ाता है, ये बात मैंने पहले भी बताई थी आपको। अब आते हैं 1 सी ड्रग्स की तरफ, जिसमें आते हैं फ्लिकेनामाइड हमारे पास। फ्लिकेनामाइड जो होता है वो रिफ्रैक्टिव वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, ये देखने से तो लगता है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि यार उन्होंने ऐसी एक स्टडी बताई हुई है, लेकिन ये स्टडी बिग कार्ड्स में भी लिखी हुई है, मिनी कार्ड्स में भी लिखी हुई है, कैप्टन ने भी एक्सप्लेन की हुई है, तो ये थोड़ा सा देख ही लो यार इसको। हमने बेसिकली देखा कि यार क्रोनिक यूज़ में अगर हम मतलब इन्फाक्शन वगैरह हार्ट को, एक बंदा है मायोकार्डियल इन्फाक्शन का, उसके बाद हमने अगर ये देना शुरू कर दिया 1 सी ड्रग्स, तो क्या असर होता है, हमने देखा उल्टा डेथ के चांसेस और बढ़ जाते हैं। सही है, एक बंदे को खाली कैप्सूल दिए जाओ और एक को 1 सी ड्रग दिए जाओ ना, तो खाली कैप्सूल वाला बेहतर रहता है, 1 सी वाले के डेथ के चांसेस उल्टा बढ़ जाते हैं। तो ये कार्डियक एरिथमिया सप्रेशन ट्रायल्स, जिसको हम कास्ट कहते हैं, इन ट्रायल्स में सब पता चला कि 1 सी ड्रग्स होती हैं इनको कभी भी आपने मायोकार्डियल इन्फाक्शन के बाद नहीं देना, सिर्फ नॉर्मल हार्ट में अगर टैकीकार्डिया के चांसेस होंगे तो आपने इसको देना है। तो यहाँ पे वो याद बात लिखते भी हैं, नॉर्मल हार्ट हु हैव सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमियाज। सुप्रावेंट्रिकुलर वैसे आमतौर पे यहाँ पे वेंट्रिकुलर भी में भी देते हैं हम, लेकिन सुप्रावेंट्रिकुलर के लिए भी दे सकते हैं। और टॉक्सिसिटी में इसका भी आपके पास सीएनएस लाइक लोकल एनेस्थेटिक लाइक सीएनएस टॉक्सिसिटी, ये लोकल एनेस्थेटिक लाइक सीएनएस टॉक्सिसिटी और किस में थी, अभी आपने पढ़ी है लाइडोकेन वगैरह में। ओके होगी बात। बिग कार्जन के मुताबिक ये जो 1 सी है इसमें फ्लिकेनाइड भी आता है, उसके अलावा मोरेसिजीन भी आती है, उसके अलावा प्रोपाफेनॉन भी आता है। प्रोपाफेनॉन का खैर प्रोपेनोलॉल जैसे इफेक्ट्स होते हैं, मैं इनके डिटेल्स को डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किए हुए, लेकिन मैंने कहा कभी एमसीक्यू में आ जाए तो आपको पता हो, मोरेसिजीन और प्रोपाफेनॉन ये दोनों भी 1 सी ड्रग में आते हैं। इसके बाद उसके अलावा लाइडोकेन के बारे में दोबारा एक दफ़ा अच्छी अच्छी बातें कर देता हूँ। अगर कोई हार्ट फेलियर के बाद या कोई स्कीमिया वगैरह के बाद किसी को वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हुआ है तो याद रखना फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग होकर बस लाइडोकेन ही होगी। लाइडोकेन वन ऑफ द मोस्ट अच्छा ड्रग होता है और वन ऑफ द लीस्ट टॉक्सिक ड्रग्स होता है। अच्छा, एक और होता है ड्रोनाड्रोन, अच्छा बल्कि वो तो एमिड्रोन में पढ़ेंगे। बस ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।